नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। न्याय की दिशा, 9 दिन बाद दिशा रवि को जमानत। कोर्ट ने कहा सरकार के जख्मी गुरूर पर मरहम लगाने के लिए देशद्रोह के मुकदमे नहीं थोपे जा सकते। जी हां दोस्तों, 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तारी के 9 दिन बाद सशर्त जमानत मिल गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को उनकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या किसी टूल किट को एडिट करना कोई अपराध नहीं है। बेंगलुरु की रहने वाली दिशा पर किसान आंदोलन से जुड़ी वह टूल किट बनाने और एडिट करने का आरोप है, जिसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया था। इस विवादास्पद टूल किट में 26 जनवरी और उससे पहले डिजिटल स्ट्राइक का जिक्र था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि आपके पास क्या सबूत है कि टूल किट और 26 जनवरी को हुई हिंसा में कोई कनेक्शन है। इस पर दिल्ली पुलिस ने बताया था कि अभी जांच चल रही है। पुलिस ने कहा था कि भारत को बदनाम करने की ग्लोबल साजिश में दिशा भी शामिल है। इसके जरिए किसान आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। दिशा ने न सिर्फ टूल किट बनाई और शेयर की, बल्कि वह खालिस्तान की वकालत करने वाले व्यक्ति के संपर्क में भी थी। हालांकि दिशा के वकील ने इन आरोपों को निराधार बताया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में फिर पैर पसार रही है महामारी। केंद्र ने कहा महाराष्ट्र समेत 3 राज्यों में वायरस के 2 नए वेरिएंट मिले। साउथ अफ्रीकी स्ट्रेन के अब तक 6 मामले आए सामने। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि देश 3 राज्यों में इस महामारी के 2 नए वेरिएंट सामने आए हैं। महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना में इस महामारी के 2 म्यूटेंट वेरिएंट N440 के और E484 के मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने बताया कि देश में इन दिनों इस महामारी के मामलों में बढ़ोतरी वायरस के इन्हीं स्वरूपों की वजह से हो रही है। इसके कोई सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में साउथ अफ्रीकी स्ट्रेन के 2 और केस सामने आए हैं। यहां अब तक 6 लोग इस स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं यूके वेरिएंट के अब तक 187 मामले सामने आ चुके हैं। एक व्यक्ति में ब्राजील वाले स्ट्रेन की भी पुष्टि हुई है। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र में इस महामारी के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। पिछले 7 दिन के अंदर यहां 34,788 लोग इस महामारी से संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले 9 से 15 फरवरी के बीच यह आंकड़ा 18,841 था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब संसद घेरेंगे किसान, 40 लाख ट्रैक्टर पहुंचेंगे दिल्ली। राकेश टिकैत ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और वहां 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने को कहा, क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान हो सकता है। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कान खोलकर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अब की बार आह्वान संसद का होगा, कहकर जाएंगे संसद भर। इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। उन्होंने कहा कि किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। साथ ही कहा कि संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। किसान नेता ने कहा कि 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई है। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं। टिकैत ने कहा कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए और एमएसपी लागू नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदामों को ध्वस्त करने का काम भी देश का किसान करेगा। इसके लिए संयुक्त मोर्चा जल्द तारीख भी बताएगा। महापंचायत को स्वराज आंदोलन के नेता योगेंद्र यादव, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम, किसान यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी युद्धवीर सिंह सहित कई किसान नेताओं ने भी संबोधित किया। इससे पहले टिकैत ने चूरू जिले के सरदार शहर में भी किसानों की सभा को संबोधित किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड तबाही में लापता 136 लोगों को सरकार ने मान लिया मृतक, 7 साल तक नहीं होगा इंतजार। जी हां दोस्तों, 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली में जो हुआ वो कभी भी ना भूलने वाली घटना बन गई है। इस आपदा के बाद जहां तमाम लोगों को बचा लिया गया, वहीं
वहीं इस आपदा के बाद आई बाढ़ में बहे 136 लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। राज्य सरकार ने अब सभी को मृत घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बारे में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। हालांकि चमोली और आसपास के इलाकों में लगातार तलाश जारी है और यहां से अभी तक कुछ लोगों के शव बरामद हुए हैं, वहीं कुछ लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया था। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मंगलवार तक 70 लोगों के शव और कुछ मानव अंग मिल चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक जिन लोगों की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, उन्हें अब मृत घोषित कर देने की तैयारी कर ली गई है। 136 लोग अभी भी लापता हैं। कुल बरामद शवों में से 14 तपोवन जल विद्युत परियोजना स्थल पर टनल से मिले थे। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लोग आपदा में लापता हो जाते हैं उनका अगर 7 साल तक कुछ पता नहीं चलता है तब उन्हें मृत घोषित किया जाता है। लेकिन इस मामले में बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के पंजीकरण के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पामेला ड्रग्स केस, बीजेपी नेता राकेश सिंह अरेस्ट, बर्दवान के गलसी से पुलिस ने पकड़ा। जी हां दोस्तों, पामेला गोस्वामी ड्रग्स मामले में बीजेपी नेता राकेश सिंह को बंगाल पुलिस ने बर्दवान के गलसी से गिरफ्तार किया है। राकेश सिंह के साथ पुलिस ने उनके 2 बेटों को भी हिरासत में ले लिया है। दोस्तों, मंगलवार को पुलिस दिन भर राकेश के पीछे लगी रही, उनके पहले निवास पर गई, लेकिन राकेश सिंह के बेटे ने पुलिस को घर में घुसने से रोका, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों और राकेश सिंह के परिजनों के बीच जमकर बहस हुई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पश्चिम बंगाल बीजेपी की युवा इकाई की कार्यकर्ता पामेला गोस्वामी ने मादक द्रव्य मामले में जिस पार्टी नेता राकेश सिंह का नाम लिया था, पुलिस उसकी धरपकड़ में लग गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पुलिस कर्मियों का एक दल न्यू अलीपुर पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के सिलसिले में बीजेपी राज्य समिति के सदस्य राकेश सिंह के आवास पर पहुंचा था। राकेश सिंह को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का करीबी सहयोगी माना जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोरोनिल की बिक्री पर लगी रोक, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब महाराष्ट्र सरकार ने इसकी बिक्री पर बैन लगा दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को कहा कि पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट की बिक्री को महाराष्ट्र में WHO, IMA और अन्य संबंधित सक्षम स्वास्थ्य संस्थाओं से उचित प्रमाणीकरण के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। अनिल देशमुख ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा कि कोरोनिल के तथाकथित परीक्षण पर IMA ने सवाल उठाए हैं और WHO ने कोविड के उपचार के लिए पतंजलि आयुर्वेद को किसी भी प्रकार की स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में जल्दबाजी में किसी भी दवा को उपलब्ध करवाना और 2 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों द्वारा सराहना उचित नहीं है। इससे पहले दोस्तों, पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट को विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रमाण पत्र मिलने की बात को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरासर झूठ करार देते हुए आश्चर्य प्रकट किया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से इस बाबत स्पष्टीकरण भी मांगा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 11,11,14,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा 24,61,000 के पार है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में अब तक 2,81,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों, उसके बाद में इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों, इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। वैसे दोस्तों, भारत की बात की जाए तो भारत पूरी दुनिया में कुल संक्रमित केसों के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। भारत में इस वक्त तक 1,10,05,000 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,56,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। भारत में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमित मामले सामने आए हैं, यहां 21 लाख को आंकड़ा पार कर गया है। वहीं दोस्तों, इसके बाद में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
रेड फोर्ट हिंसा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी दीप सिद्धू, तिहाड़ जेल में हुई पेशी। जी हां दोस्तों, किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला हिंसा मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता अभिनेता दीप सिद्धू को दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 7 दिनों की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद सिद्धू को आज तिहाड़ जेल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पुलिस का आरोप है कि वह लाल किला पर हुई हिंसा को भड़काने वाले मुख्य लोगों में से एक है। उसकी हिरासत अवधि 16 फरवरी को 7 और दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। पुलिस ने कहा था कि ऐसे वीडियो हैं जिनमें सिद्धू को कथित तौर पर घटनास्थल पर मौजूद देखा जा सकता है। पुलिस ने आरोप लगाया था कि वह भीड़ को उकसा रहा था। वह मुख्य दंगाइयों में से एक था। सह साजिशकर्ताओं की पहचान के लिए कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करने की भी जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां की थी रैली, टीएमसी ने गंगा जल से उस जगह को करवाया पवित्र। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के बीच छिड़ी जंग तेज होती जा रही है। बीते सोमवार को हुगली जिले के जिस फुटबॉल मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी पर निशाना साधा था, आज उस मैदान में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल छिड़ककर उसका शुद्धिकरण किया है। दरअसल दोस्तों, टीएमसी जिला अध्यक्ष दिलीप यादव की अगुवाई में चलाए गए इस शुद्धिकरण अभियान में समर्थकों ने कहा कि भाजपा के इस मैदान में पैर पड़ते ही मैदान अपवित्र हो गया। भाजपा एक अशुभ शक्ति है जिसे बंगाल से भगाने के लिए गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण किया जा रहा है ताकि अशुभ शक्ति के प्रभाव से बंगाल को मुक्ति मिल सके। इसके बाद तृणमूल समर्थकों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि मोदी सरकार दूर हटो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी के बड़े प्रकोप को देखते हुए पंजाब सरकार ने दिए आदेश, 100 से ज्यादा लोगों के जुटने पर लगी रोक। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने 1 मार्च से नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत अब इंडोर जगह पर 100 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है, जबकि आउटडोर जगह पर यह रोक 200 लोगों पर लगेगी। यही नहीं, सरकार ने सभी जिला कमिश्नर्स को आदेश दिए हैं कि वो अपने जिले में हॉटस्पॉट्स की पहचान करें और जरूरी हो तो नाइट कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, पंजाब सरकार की हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह महामारी फिर से तेजी से पैर पसार रही है। पंजाब में हर दिन 30,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। उन्होंने सभी जिला कमिश्नर्स को आदेश दिए हैं कि वो जरूरत पड़ने पर इस महामारी के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिली है। वहीं दोस्तों दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज वर्षा भी देखने को मिली है। वहीं दोस्तों तटीय तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और गोवा के भी कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा या फिर बूंदाबांदी दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ने वाली है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों देश के बाकी सभी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ बना रहेगा। उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश भागों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर ही बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना चमका, चांदी में आया उछाल। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज बढ़ोतरी हुई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक आज दिल्ली सराफा बाजार में सोना 337 रुपए की बढ़त के साथ 46,372 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 1,149 रुपए की बढ़त के साथ 69,669 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पिछले कारोबारी दिन यह 68,518 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1808 प्रति औंस, जबकि चांदी $28.08 प्रति औंस पर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
केपी शर्मा ओली को तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने का फैसला पलटा। जी हां दोस्तों, नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को तय समय से पहले चुनाव की तैयारियों में जुटे कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को झटका देते हुए संसद की भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर जेबीआर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 275 सदस्यों वाले संसद के निचले सदन को भंग करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए सरकार को अगले 13 दिन के अंदर सदन का सत्र बुलाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 20 दिसंबर 2020 को संसद भंग होने के बाद ओली द्वारा लिए गए फैसलों को भी रद्द कर दिया। ओली के विभिन्न संवैधानिक निकायों में की गई सभी नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने उस अध्यादेश को भी रद्द कर दिया है जिसे ओली ने इन नियुक्तियों के लिए पारित किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार जारी गिरावट पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स 7 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 49,751 पर हुआ बंद। एक्सचेंज पर 54% शेयरों में रही बढ़त। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में मंगलवार को मामूली बढ़त दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 7.09 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 49,751.41 पर बंद हुआ। सुबह इंडेक्स कारोबार के दौरान दिन के सबसे ऊंचे स्तर 50,327.31 तक भी छुआ। 22 फरवरी को इंडेक्स 1,145 अंकों की गिरावट के साथ 49,744.32 पर बंद हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क सिर्फ एक ट्वीट से लगी $15 मिलियन की चपत, सबसे अमीर आदमी का खोया खिताब। जी हां दोस्तों, मशहूर कंपनी स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान का खिताब खो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क अपने एक ट्वीट की वजह से दूसरे नंबर पर आ गए हैं। एलन मस्क की संपत्ति में $15.2 मिलियन की कमी आई है, वो भी उनके एक ट्वीट की वजह से। दरअसल दोस्तों, मस्क का बिटकॉइन में लगाया गया उनका दाव उल्टा पड़ गया है। हालांकि अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस एलन मस्क से ये खिताब छीनकर दोबारा से अपने नाम कर लिए हैं। ब्लूमबर्ग की जारी की जाने वाली मिलेनियम इंडेक्स के मुताबिक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान और बिजनेसमैन है। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले एलन मस्क 2 बार जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट के जरिए बताया था कि टेस्ला ने बिटकॉइन में $1.5 मिलियन का निवेश किया है, जिसके बाद बिटकॉइन रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर था। लेकिन अब बिटकॉइन उस ऊंचाई से फिसल चुकी है और एलन मस्क को भारी इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। ये गिरावट मस्क के उस कमेंट के बाद आई जब उन्होंने यह कहा था कि बिटकॉइन और आइदर की कीमतें ज्यादा हैं, जिसके बाद सोमवार को टेस्ला के शेयरों में भी 8.5% की जबरदस्त गिरावट आई, जिससे मस्क की संपत्ति में $15 मिलियन से ज्यादा की कमी आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने कहा, खेल में बैकग्राउंड से नहीं मैदान पर प्रदर्शन से मिलती है पहचान। जी हां दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का मानना है कि खेल में किसी खिलाड़ी को उसके बैकग्राउंड से नहीं बल्कि मैदान पर प्रदर्शन के दम पर पहचान मिलती है। पूर्व भारतीय कप्तान ने यह बात ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद न्यूज एजेंसी से वर्चुअल बातचीत में कही। तेंदुलकर ने कहा कि जब भी हम ड्रेसिंग रूम में एंट्री करते हैं तो यह मायने नहीं रखता है कि आप कहां से आए हैं, आप देश के किस हिस्से से आए हैं, आपका किससे क्या रिश्ता है। खेल के मैदान में सबके लिए स्थिति एक सी रहती है, यहां प्रदर्शन के अलावा किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।